हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं ऑन आवर प्रीवियस टॉपिक द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट की वो स्टेज जहाँ पे डिफरेंट जुरिस्ट की राइटिंग से इन्फ्लुएंस होकर इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ, जिसमें हम एक रिनाउंड जुरिस्ट की बात करने वाले हैं, ह्यूगो ग्रोशियस की। प्रीवियस वीडियो में भी हमने उनकी 3 बुकों की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताई थी कि वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनकी बुक्स का प्रॉपर नेम विथ ईयर हमेशा पूछा जाता है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये है कि ह्यूगो ग्रोशियस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा लॉ ऑफ नेशन के लिए। तो ह्यूगो ग्रोशियस ने नेचुरल लॉ को ही द ओनली सोर्स ऑफ लॉ ऑफ नेशन बोला। पहली चीज़, उनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ नेशंस सिर्फ नेचुरल लॉ से ही इवॉल्व हुआ है, और नेचुरल लॉ को भी उन्होंने रीज़न को अलग और थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या थियोलॉजी को अलग डिस्टिंग्विश देखा। और उन्होंने सिर्फ लॉ ऑफ नेशन को रीज़न से इवॉल्व या रीज़न से ही आया हुआ कॉन्सेप्ट को ही सपोर्ट किया है। यहाँ तक पहली चीज़ है। ऑल्दो उन्हें ये पता था कि उस टाइम पीरियड पे कस्टम्स और यूसेजेस ही इंटरनेशनल लॉ को डेवलप कर रही हैं, लेकिन उन्होंने उनको डिनाई नहीं किया एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टमरी रूल्स को इंटरनेशनल लॉ में, पर उन्होंने कभी भी उनको कस्टमरी रूल्स को एज अ सोर्स एक्सेप्ट नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ही नेचुरल लॉ इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लॉ ऑफ नेशन, जो कि बेस था रीज़न पे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ह्यूगो ग्रोशियस ने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व किया, बहुत सारी चीज़ों को एक नए कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। जैसे फ्रीडम ऑफ सीज की उन्होंने बात की, उन्होंने रिलीजियस राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे बात की। ह्यूगो ग्रोशियस जो कि एक डच स्कॉलर थे, और उनकी लाइफ में ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स उन्होंने प्रिजनर्स की लाइफ भी एक्सपीरियंस की थी। तो जब वो एज अ प्रिजनर थे तो उन्होंने बुक लिखी जिसपे उन्होंने रिलीजियस राइट्स की बात करी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर की। और जो उनकी बुक है डी जूलिक बैलिक एक पेसेस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वो बेस मानी जाती है इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट पे। और उसी बुक्स में ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करे डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, जैसे जस्ट जेनेटियम का कॉन्सेप्ट, जस्ट नेचुरली का कॉन्सेप्ट, जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट जो एक जस्ट कॉज के लिए हो रही है, जैसे सेल्फ डिफेंस में अगर आप वॉर कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री के साथ। जस्ट और अनजस्ट लॉ का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने पैक्टा सर्वांडा का कॉन्सेप्ट दिया। और उनके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ है, वो जो दो कंट्रीज जो आपस में रूल्स इस्टेब्लिश करती हैं अपने रिलेशन को गवर्न करने के लिए, वो सिर्फ पीस के टाइम पे नहीं है, बट ऑल्सो इन टाइम्स ऑफ वॉर भी वो एक्सेप्ट किया उन्होंने कि इंटरनेशनल लॉ तभी भी काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ह्यूगो ग्रोशियस ने, ये सारी चीज़ों की वजह से, ह्यूगो ग्रोशियस के इतने सारे कंट्रीब्यूशंस की वजह से ही ह्यूगो ग्रोशियस को फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशन बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि बहुत सारे जूरिस्ट ग्रोशियस को फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ड्यू टू कि उनको लगता है कि ग्रोशियस ने ये जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे जूरिस्ट से लिया है इसलिए। लेकिन हम जब इंटरनेशनल लॉ को पढ़ते हैं, जनरली ग्रोशियस को ही फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशन एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद ह्यूगो ग्रोशियस के इतना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस के बाद डिफरेंट जूरिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट पे। जैसे 17th एंड 18th सेंचुरी में डिफरेंट स्कूल इमर्ज हुए। डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए, और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक फॉर्म में, एक पर्टिकुलर स्कूल्स के फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे जो प्रोफेंड्रॉफ और थॉमसियस थे, उन्होंने नेचुरलिस्टिक व्यू को एक्सेप्ट किया। अकॉर्डिंग टू हिम जो नेचुरल लॉ है वो बेस्ड है लॉ ऑफ नेचर या नेचुरल लॉ में। देखिए, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि बहुत बार हम लोग लॉ ऑफ नेचर को या नेचुरल लॉ को एज अ सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, पर ये थोड़ा सा गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत बार एज अ सिनोनिम यूज़ किया जाता है, पर देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्शन, और वो डिस्टिंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
लॉ ऑफ नेचर में जनरली हम बात करते हैं साइंटिफिक थ्योरीज की जो यूनिवर्स की बात करती है, जो लॉ ऑफ नेचर है वो दोनों ह्यूमन और एनिमल्स या ह्यूमन और अदर बीइंग्स के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होता है। जबकि नेचुरल लॉ बात करता है नॉर्मेटिव साइंस की, जहाँ पे हम सही और गलत की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि वी हैव द रीज़न टू नो कि क्या सही है क्या गलत है, और वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही पे ही बात की जाती है नेचुरल लॉ की। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर दोनों पे इक्वल तरीके से अप्लाई होता है, जबकि नेचुरल लॉ का नॉर्मेटिव साइंस की वजह से, रीजंस की वजह से वो देखा जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग ही उसको एक्सेस करते हैं। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। जो नेचुरलिस्टिक स्कूल के जो जूरिस्ट हैं उन्होंने हमेशा पॉजिटिव लॉ के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया है। उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव लॉ, जो कंसेंट ऑफ स्टेट से जो रूल्स बनते हैं, दे आर नॉट द बेस ऑफ लॉ, बेस्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग नेचुरल लॉ इज द ओनली सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, रीजन इज द ओनली सोर्स जो इंटरनेशनल लॉ को गवर्न करता है। ठीक है, कंसेंट ऑफ स्टेट रोल प्ले नहीं करती इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक जूरिस्ट। इस स्कूल को क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि नेचुरल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वेग है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है नेचुरल लॉ के रिगार्डिंग, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। और दूसरी चीज़, जब भी हम प्रैक्टिस में देखते थे अभी तक इंटरनेशनल लॉ की, तो जनरली ये प्रैक्टिस में देखा गया कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल अपने रिलेशन को गवर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर एक फॉरम में आकर के ही अपने म्यूचुअल रिलेशन को विथ कंसेंट से ही रेगुलेट करने की प्रैक्टिस ही चली आ रही थी, चाहे वो कस्टम से हो चाहे वो यूसेजेस से हो। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। दूसरा जो स्कूल है वो है पॉजिटिविस्ट स्कूल। इसके जो जूरिस्ट हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो है बिंकरशॉफ, मूजर, जॉर्ज फेडरिक वॉन मार्टिन। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ बेस्ड है ऑन कंसेंट ऑफ स्टेट। जब दो स्टेट आपस में नेगोशिएट करते हैं, आपस में कंसेंट से कोई रूल्स बनाते हैं, वो ही इंटरनेशनल लॉ का बेस है, उसी से इंटरनेशनल डिराइव हुआ है। इंटरनेशनल लॉ देखिए, अकॉर्डिंग उन्होंने भी एग्जिस्टेंस, कस्टम्स की एग्जिस्टेंस को माना, पर वो सारी कस्टम, वो सारी ट्रीटीज जो दोनों की कंसेंट से डिराइव्ड हुई हैं, वही इंटरनेशनल लॉ का बेस है। लॉ जो एग्जिस्ट है, इन फैक्ट जो विजिबल है, वो लॉ जो विजिबल है, जिसका हम ओरिजिन बता सकते हैं, जिसका हम बता सकते हैं कि हाँ ये लॉ इनकी कमांड के थ्रू आया है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि देयर आर वेरियस रूल्स। उस टाइम पीरियड पे भी बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो स्टेट पे बाइंडिंग थे, पर वो इवन इफ दे हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट, स्टेट ने अपनी कंसेंट नहीं दी थी, फिर भी वो रूल्स उन पे बाइंडिंग थे। वो रूल्स है जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, आगे हम ये सारी चीज़ें डील करेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा मोटा मोटा देखना है तो जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में हम बात करते हैं, जैसे इक्वालिटी का ऑप्शन है, रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट है। तो जो स्टेट्स अपनी कंसेंट से ये रूल्स नहीं इस्टेब्लिश किए हैं, पर ये फिर भी बाइंडिंग है स्टेट्स पे। ठीक है, वो जनरल प्रिंसिपल है, वो माना जाता है कि वो जनरल प्रिंसिपल है, और वो हर स्टेट को कंप्लाई करने ही करने हैं एज अ इंटरनेशनल एंटिटी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट जो स्कूल है वो ग्रोटियन स्कूल या इक्लेक्टिक स्कूल भी बोला जाता है, जिसको सपोर्ट किया है वोल्फ और वेटल ने। ये जो स्कूल है इसने एक मिडिल पोजीशन अडॉप्ट की थी। इसने दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंट दिया कि इंटरनेशनल लॉ लॉ ऑफ नेचर से भी आया है, नेचुरल लॉ से भी डिराइव हुआ है, और पॉजिटिव लॉ से भी हुआ है। दोनों का अपना अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इस व्यू को सपोर्ट किया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इंटरनेशनल लॉ 19th सेंचुरी में कैसे डेवलप हुआ, देखिए 19th सेंचुरी में जो जितने भी जूरिस्ट थे, उन्होंने पॉजिटिविस्ट स्कूल के आइडिया को ही एक्सेप्ट किया कि कंसेंट ऑफ स्टेट से ही लार्जली इंटरनेशनल लॉ का बेस कंसेंट ऑफ स्टेट ही है। और आप देखोगे कि 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ, क्योंकि 19th सेंचुरी में हमने बहुत ज़्यादा ट्रीटीज़ देखी। ठीक है, स्टेट नेगोशिएट किए अपने म्यूचुअल रिलेशन के लिए, कॉमन इंटरेस्ट पे वो लोग आए, उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट किया, और जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हुआ
जिसकी वजह से हम लोगों ने ट्रेड एक दूसरे से स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, कॉमर्स स्टार्ट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, हमारे कॉमन इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने एक फॉरम स्टेब्लिश किया जहाँ पे वो नेगोशिएट करते थे, ट्रीटीज़ फॉर्म करते थे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते थे। तो वहाँ से इंटरनेशनल लॉ रैपिडली डेवलप होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक का ये वीडियो है। इसके आगे के जो भी हम डेवलपमेंट देखेंगे इंटरनेशनल लॉ का, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप you guys will join us in our next video and appreciate our work. Thank you so much.